बीपीएससी मुझे आइडिया नहीं है। देखो एक चीज, मृणाल सर का था और मृणाल सर का पुराना हो चुका है और कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है। हाँ बेसिक के लिए ठीक है, बेसिक चीजें आपको मिल जाएंगी, क्लास के बाद में देख लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ क्या वाला ऑफ करना था? तो क्या फोकस में गड़बड़ी है क्या? करो जो करना है तुमको, तुमने कहा कि मुझे आता है। स्टार्ट तो कर ही दिया है। ठीक तो लग रहा है तो क्या दिक्कत है? ठीक तो है। देखो एक चीज बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स ना आपको आसान इसलिए भी लगते हैं कि डेफ नहीं पकड़ते वो। जैसे नहीं, कुछ कुछ लोगों में होता है दिक्कत कि वो ऐसे ऊपर ऊपर कुछ चीजें पढ़ा दूंगा ना, कोई भी मैं सब्जेक्ट उठा के पढ़ा दूंगा ऊपर ऊपर, तो आपको लगेगा कि सब इंटरेस्टिंग ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही डेफ पकड़ना शुरू करूंगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो ये दिक्कत होती है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, आई गॉट इट। बस 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 बस, आई गॉट इट। ठीक है, चलो आ जाओ। ये इजी इजी सवाल हैं कुछ कुछ, ठीक है। सो चलो भाई, अब यहाँ पे तो हम लोग सवाल डील कर रहे हैं। और पेन ड्राइव लगाओ लगाओ, ट्राई करो। अब फिक्स्ड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। चलो सिंपल है ना, पेन ड्राइव सब आज के डेट में सबके लिए कॉमन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिक्स सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, पहली चीज की स्टोरेज यूनिट दो टाइप्स के होंगे, एक प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज होता है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर उसके साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है। जैसे जो आपका रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो प्राइमरी है, डायरेक्टली उसके साथ डील करता है, जो आपका जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ वहीं से लेन देन करता है। दूसरी जो होती है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए जनरली क्या करी जाती है, स्टोर करी जाती है। आपका जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो रैम है, और रैम का पर्पस होता है कि एक प्रोग्राम को चलाने के लिए रियल टाइम में जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो क्या करूंगा, मैं रैम के थ्रू एक्सेस करूंगा। दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में मैं लॉन्ग टर्म के लिए जो मुझे इंफॉर्मेशन सेव रखना है उसको मैं क्या करूंगा, वहां पे रखूंगा। तो एक रैम के अलावा बाकी जो भी हैं वो क्या होते हैं, वो आपको सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होते हैं। अब सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में फिक्स्ड भी हो सकता है या रिमूवेबल भी हो सकता है। तो जो आप हार्ड ड्राइव यूज करते हो, एसएसडी यूज करते हो, वो फिक्स्ड हो गए। इसके अलावा जो आप पेन ड्राइव यूज करते हो, फ्लैश ड्राइव यूज करते हो, हाँ हाँ वो भी रिमूवेबल स्टोरेज यूनिट ही है। नहीं नहीं, हार्ड ड्राइव अलग से नहीं लगाते हो, जनरली हार्ड ड्राइव को फिक्स्ड माना जाता है जनरली, ठीक है। आप अलग से लगा रहे हो हार्ड डिस्क ड्राइव जो करते हो, हाँ जो अलग से आप लगा रहे हो, तो अब उसको उसको वहां पे जो बाउंड्री है ना थोड़ा, अब उसको कहाँ लेना चाहोगे, वैसा कुछ फिक्स नहीं किया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ना यहाँ पे बाउंड्री बहुत फिक्स नहीं है कि आप उसको मतलब ये करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो आप उसको अगर चाहते हो फिक्स में भी ले लेना, अगर चाहते हो में आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की ग्रे एरिया के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। फोकस फोकस देख लो अपना, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन बी मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, तो मैग्नेटिक टेप्स का पहले यूज होता था मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए, बट अब ये पुराना हो चुका है, अब यहाँ पे इसका इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। पहले होता था, अब नहीं होता, पूरा पहले भी होता था तो वो सेकेंडरी हुआ करता था, आपका प्राइमरी नहीं होता था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ये नहीं करने का है। चलो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज आर सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल।
हाँ जी, ऑप्टिकल तो ऑप्टिकल स्टोरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वही वही तो सवाल है ना। हम्म, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जनरली जनरली अगर ये ब्रॉडर टर्म में ऑप्शन में अगर मुझे मिलता 1, 2 एंड 4 ऑप्शन में है ना, दैट विल बी देयर। क्यों? क्योंकि आप स्टोरेज की बात कर रहे हो, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। जब आप स्टोरेज की बात कर रहे हो, स्टोरेज के पर्पज से यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी डेफिनेटली यूज होता है। आज डेट में आप जो भी यूज करते हो वो क्या है, वो सेमीकंडक्टर ही है। जो भी आपके आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, फ्लैश ड्राइव यूज कर रहे हो, हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, एसडीडी यूज कर रहे हो, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, रैम रोम, वो सब कुछ सेमीकंडक्टर बेस्ड है। दूसरा मैग्नेटिक, ऑब्वियसली मैग्नेटिक पहले यूज होता था, अब नहीं होता है वो, बट वो है तो कहीं ना कहीं स्टोरेज के रूप में ही। तीसरा है सर्वर। सर्वर का कुछ लेना देना नहीं है स्टोरेज के पर्पज से। सर्वर जो है वो उसका उसका पर्पस ही ऑलरेडी पूरा तरीके से डिफरेंट है। ऑब्वियसली सर्वर स्टोर कर सकता है मेमोरी को, चीजों को स्टोर कर सकता है। आप कहते हैं ना कि सर्वर से आप सर्वर लोड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर्वर उसके पास कुछ डेटा है, बट वो आपके पास आ नहीं रहा, बट वो सर्वर अपने आप में पूरा कंप्यूटर है। वो एक स्पेसिफिक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो अपने आप में पूरा का पूरा, उसमें सीपीयू, उसका खुद का ब्रेन है, उसका खुद का अपना अपना प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसलिए वो केवल और केवल मेमोरी का काम नहीं करता, वो अपने आप में कंप्यूटर है, वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स की बात हो रही है। चौथा, जब हम बोलते हैं ऑप्टिकल की, तो ऑप्टिकल आपका मेमोरी तो स्टोर कर सकता है, ऑब्वियसली मेमोरी स्टोर करता है। आपने सीडी का नाम सुना, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, उसके अलावा कौन सा आता था, ब्लू रे डिस्क आता था, नहीं डीवीडी ब्लू रे डिस्क, अलग अलग डिस्क आते थे। तो वो क्या है, वो ऑप्टिकल मेमोरी है। उसमें डेटा स्टोरेज का जो तरीका है वो क्या है, ऑप्टिकल बेसिस पे किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि आप कंप्यूटर मेमोरी को कैसे इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर मेमोरी की, यानी कि वो कंप्यूटर का हिस्सा है, कंप्यूटर मेमोरी को अगर मुझे लिंक करना होगा तो मैं उसको यही मान के चलूंगा कि ये उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, यानी कि सीडी होता है, वो रिमूवेबल होता है, वो अलग करते हो आप कंप्यूटर से। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, सेमी कंडक्टर एंड मैग्नेटिक, ये आपको ऑप्शन में जाएंगे जो कि जनरली यूज होते हैं। अब के डेट में केवल और केवल सेमी कंडक्टर ही बचा है, मैग्नेटिक बचा भी नहीं है। ठीक है, पुराने टाइम में सेमी कंडक्टर सॉरी मैग्नेटिक हुआ करते थे। ठीक है, तो आज के डेट में रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के रूप में हम इसी को मानते हैं, और ये दोनों के दोनों में क्या होता है, दोनों के दोनों प्राइमरी आपको दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर बेस्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपको क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं था बट ऑप्शन आप 1 एंड 2 के साथ जाएंगे, 1 एंड 2 के साथ जाएंगे, ऑब्वियसली 1 एंड 2 के। ऑप्टिकल रिमूवल को लेकर निकाल रहा हूं मैं, इसलिए उसको निकाल रहा हूं। एक्सटर्नल बेसिस पे हो गया। यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं पता है, कि सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बोला, केवल रैम एंड रोम को बोला, मैंने हार्ड डिस्क की बात नहीं करी। वो स्टोरेज यूनिट अलग से है, वो कंप्यूटर मेमोरी का काम नहीं है। आप कंप्यूटर मेमोरी नहीं मानते हैं, जो आपका हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, वो अलग से स्टोरेज है। कंप्यूटर की मेमोरी केवल दो है, दैट इज द रैम एंड रोम। एक बीच में आता है कैश मेमोरी इसको कहते हैं, हालांकि वो बीच में है। हाँ, वो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर मेमोरी मैंने आपको तब इस पे भी आपको फोकस करने का है। ठीक है, तो अगर किसी ने ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन लेगा तो वो आपको इस ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। 3 नंबर आसान क्वेश्चन। सो डिस्क ऑब्वियसली, तो कॉम्पैक्ट डिस्क हमने बात कर ही ली, और मैग्नेटिक टेप आपका ये आपका हुआ ही करता था लास्ट स्केल ऑफ डेटा। तो इतना इजी ऑप्शन तो इन्होंने दे रखा है। खैर, हाँ जी, ये बताओ, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय बिट्स। हाँ, ये यही यही मैं पूछना चाहता था, अभी मैं आपसे यही पूछने वाला था कि चलो बिट्स तो पता है, अब रुको, अब मुझे बताओ एम्पियर कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट। हाँ, मैं मुझे लगा था कोई बोलेगा वोल्टेज, अभी मैं बता कर सकता। ठीक है। और तीसरा ओम्स, ओम्स कंडक्टिविटी का क्या होता है,
ठीक है, चलो तो ये बेसिक यूनिट आपने तैयार कर रखे हैं, मुझे परेशान नहीं होने की है। ठीक है, मैं ऐसे भी नहीं, ये बेसिक चीजें मैं ऐसे भी नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मैं ना यूनिट्स की चर्चा भी करूंगा, तो नए चेंजेस जो हुए हैं वो पढ़ा दूंगा, बहुत ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा हमें नहीं कराने वाला। ठीक है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उतना पढ़ के आओगे। चलो 5 नंबर बताओ। हाँ जी, बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, तो सिंपल सा है। देखो यहां से इन्होंने बी निकाला, यहाँ से टी निकाला। ठीक है, या कहो कि नहीं वहां से केवल बी निकाला, यहाँ से आई टी निकाला, वो आप ठीक है। तो सिंपल सा है, ठीक है, बिट बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब ही होता है ना सिंपल। बाइनरी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे 2 नंबर्स की बात हो रही है। कंप्यूटर का जो बेसिक आइडिया है वो 0 एंड 1 पे चलता है, तो इसके लिए चल रहा है। हाँ, अब थोड़ा मजा आएगा। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ किलोबाइट? 1 मिनट रुको, कौन बताएगा? हाँ, 8192। 1 किलोबाइट की बात हो रही है। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, 1 KB में कितना बिट होता है? हम्म, किसी का अलग आंसर? हाँ, कोई नहीं फंसा, चलो ठीक है। देखो सिंपल सिंपल सा था यहाँ पे कहानी। ये बिट है, ये बाइट है, ये डिफरेंस नहीं होता। अगर किलो बिट होता तो ये सिंपली कहाँ चला जाता? 1024 में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिट है, जब आप बात करते हो 1 किलो बिट की, 1 किलो बाइट की, इसका मतलब कितना होता है? अरे नहीं रुको, 1 मिनट रुको, मैं ही कैसे गलती करा रहा हूँ। 1 किलोबाइट का मतलब होता है 2 to the power 10 बिट। इसको निकालो तो कितना होगा? 1 किलो बिट इक्वल्स टू 2 to the power 10 बिट। नहीं नहीं, कैलकुलेट तो करो, कैलकुलेट तो करो, कितना आ रहा है? 2 to the power नहीं रुको, 2 to the power 10, 1024 आएगा क्या? वन जीरो टू फोर हाँ, तो हाँ तब ठीक है। तब इसको 8 से, जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ तो नहीं नहीं सिंपल है, ठीक है। ये देखो 1 किलो बिट इक्वल्स टू 2 to the power 10, ये बाइट हो गया। ठीक है, ये 2 to the power 10 बाइट्स। अब एक बाइट में जो होता है नंबर, एक बाइट का मतलब 8 बीट। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, यानी कि अगर कहीं आपको लिखा मिले 1 बाइट, तो 1 बाइट का मतलब होता है 2 to the power 3 बिट। ठीक है, तो बाइट एंड बिट में इतना छोटा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो है कंपनियां खेल जाती हैं आज के डेट में। एयरटेल वगैरह को देखोगे, ठीक है, तो जैसे नॉर्मली हम लोग के दिमाग में क्या है कि अगर एमबी लिखा हुआ है तो मेगा बाइट है, हम मेगा बिट लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, बट वो ऐसे एमबी लिख के, छोटा लिख के, और यहाँ पे स्टार भी दे देगा धीरे से, अब तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये मेगा बाइट लिखा है इसने। ठीक है, हमारे दिमाग में, क्योंकि एमबी, हमने एमबी को मेगा बाइट के तौर पर ले रखा है, बट वो मेगा बिट वो लिख देते हैं। ठीक है, नॉट मेगा बाइट। तो यूनिट जो है आपका 2/3 से उसको डिवाइड कर देते हैं, वो सीधा का सीधा। हाँ, लोगों को लगता है कि स्पीड इतना आना चाहिए था, आ कम रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखेंगे। तो 1 किलो बाइट अगर बात करें 2 to the power 10 बाइट्स। ठीक है, अच्छा उसके ऊपर क्या क्या यूनिट है? केबी के ऊपर मेगाबाइट, उसके ऊपर जीबी, गीगाबाइट, उसके ऊपर टीबी, और उसके ऊपर हाँ जी पेटाबाइट। ठीक है, तो इतना इतना से ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ। तुमने याद कर रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, याद कर रखा है तो कोई ये नहीं है मुझे, बट उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। ठीक है, चलो आसान आसान सवाल है आज काफी। हाँ जी,
10-24 पक्का? किसी का कुछ अलग आ रहा है, कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। मैथ्स आखिर किसी एग्जाम में थोड़ा बहुत तो मैथ्स के लिए हाथ चलाना पड़ेगा, चलाओ थोड़ा। चलो चलो क्वेश्चन लगाओ पहले। 1 मेगाबाइट है, ध्यान देना, ठीक है। 1 MB, तो पहले तो आप बिट में उसको चेंज करें। नहीं, बाइट्स का पूछ रहे हैं, बिट मुझ बुझो, बाइट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से यहाँ से ही आपका काम हो जाएगा। किसी ने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक? कितना आया? हाँ, उतना ही आ रहा है, 10-24 पक्का? देखते हैं। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 मेगाबाइट? 1 मेगाबाइट की बात हो रही है। अब 1 MB का मतलब हो गया 2 to the power 20 बाइट्स, राइट। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10, राइट। यानी 1024 गुना 1024 कितना आ रहा है? अरे बाबा, 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही आंसर आपको दिख रहा है, लास्ट में क्या आना चाहिए? ठीक है। तो कई बार चीजें आपको सिंपल लगेगी, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेट किया कैलकुलेट किया, तो क्यों पूछ रहा हूँ, कुछ तो कारण रहा होगा, ठीक है। चलो, तो डाउट लग रहा है क्या कि ये कैसे हो गया जादू? तुमने 1024 लास्ट का 3 जीरो उसको मल्टीप्लाई करके दे दिया, 1024 दो बार मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। 1024 इंटू 1000 थोड़ी करोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, समझ में आया ना ये कैसे हो गया अचानक से, 1024 कैसे बदल गया? हाँ जी, ये तो बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी कहते क्यों रीड ओनली मेमोरी? ये वोलेटाइल होता है मेमोरी, ठीक है। जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ करोगे, इसका मेमोरी क्या हो जाएगा? ये रहेगा। अरे बाबा, रोम वर्किंग, अच्छा एक मिनट, डेटा किसका खत्म होता है, रोम का कि रैम का? तो इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं फिर? तो ये बोलो कि अगर आप इसमें डेटा आपने फिल किया तो फिर आप इसमें एडिशनली डेटा राइट नहीं करते हैं, रोम, इसलिए इसको रोम कहा जाता है, ठीक है। रीड ओनली। चलो, इसके अलावा बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। देखो, यहाँ पे अगर आपको आंसर ना भी पता हो कि क्वांटम इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, कई बार जो है आपको बुद्धि थोड़ी सी चला लेनी चाहिए। तो एक तो बात हो रही है क्वांटम इंफॉर्मेशन की, तो ये चीज तो हमने देख लिया है कि बिट बाइट गीगाबिट ये सब जो चीजें हैं, ये स्टोरेज की यूनिट्स के रूप में यूज हो रहा है, या जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है उसके रूप में यूज हो रहा है। ऑब्वियसली वहां पे भी कुछ ना कुछ बिट की बात हो रही है, नहीं। और क्वांटम जो दिख रहा है, तो क्वांटम से हम कुछ ना कुछ क्यूबिट वगैरह ले सकते हैं। देखो, कई बार चीजें डायरेक्टली आपको नहीं पता होती, हो सकता है कि नहीं पता हो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है, एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि क्वांटम क्यूबिट जो है ये किसका यूनिट है, उसने ऐसे पूछा था, या उसने पूछा था क्यूबिट जो है किसके लिए यूज होता है, और शायद इस तरीके से क्वेश्चन उसने पूछा था, ठीक है। तो बिट बहुत से लोगों का ये क्योंकि नया टर्मिनोलॉजी था उस टाइम के लिए नहीं पता था, तो चीजें मुश्किल थी। बट कई बार आपको एग्जाम में इस तरीके से आंसर लेना पड़ेगा। अब क्यूबिट में क्या डिफरेंस होता है, बिट और क्यूबिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? किसी को आइडिया?
नॉर्मल बिट में और क्वांटम बिट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, नॉर्मल बिट्स जो होते हैं वो हमने देखा कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 के टर्म्स में बात करता है। क्यूबिट जो है वो क्वांटम स्टेट है, क्वांटम स्टेट होने का मतलब जब वहां पे एक बिट की बात हो रही है, वो एक बिट 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर वो होल्ड कर सकता है। इसीलिए क्यूबिट से लोगों का मानना है कि आपका जो इंफॉर्मेशन पोटेंशियल है क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि 0 और 1, यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि इस पे 1/3 हो जाए, इस पे 2/3 रहे, इस तरीके से इस पे क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं। यानी क्वांटम स्टेट में अगर कोई क्यूबिट होगा तो उसमें बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। पहली चीज तो आपको ये देखना है। दूसरा, इसी में एक टर्म आ रहा है, हम आगे पढ़ेंगे, आपको क्लास में डेफिनेटली बताऊंगा, वो टर्म आ रहा है क्वांटम इंटेंगलमेंट का। क्वांटम इंटेंगलमेंट, ठीक है, जब आपको थोड़ा क्वांटम स्टेट के बारे में बताऊंगा तो क्वांटम इंटेंगलमेंट की यहाँ पे चर्चा हो रही है। क्वांटम इंटेंगलमेंट में ऐसा होता है, अच्छा, ये मल्टीवर्स वाली मूवीज तो आपने देखी ली है नहीं? क्वांटम क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम रियल्म है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटम इंटेंगलमेंट में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स जो हैं ये एक ही साथ क्रिएट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कुछ ऐसा होगा कि अगर तुम इसमें कुछ चेंज लाओगे, इसका स्टेट जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट होता है, हमें ऐसा ऑब्जर्व करने को मिला है, ठीक है। तो इनका क्रिएशन एक ही साथ हुआ है। अब ये कैसे बने हैं, बट उसमें ये होता है कि अगर मान लो इसमें 0 है तो आपको पता है कि इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर दो ही नंबर होने हैं, लेट सपोज, तो मैंने बताया कि 0 और 1 दो ही नंबर हो सकते हैं, तो अगर इसमें 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 1 होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वांटम इसको क्या करता है, क्वांटम जो आपका पहले तो क्यूबिट की पहली खासियत कि 0 से 1 के बीच का कोई नंबर यूज करेगा। दूसरी खासियत कि यहाँ पे क्वांटम इंटेंगलमेंट चलेगा, यानी कि अगर लेट सपोज मैं एक जगह से जनरेट करता हूं, दो क्यूबिट्स को एक ही जगह से जनरेट करता हूं, ठीक है। अब दो क्यूबिट्स को जनरेट करता हूं, एक क्यूबिट पे का नंबर मैंने दे दिया 1/3, दूसरे क्यूबिट का जो स्टेट है वो 2/3 है, लेट सपोज, क्योंकि जैसे इस पे 1/3 होगा, इस पे 2/3 होगा। अब जब कम्युनिकेशन में करूंगा तो मेरा कम्युनिकेशन कंपेयर टू दिस, इस वाले के मुकाबले आपका ज्यादा सिक्योर होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसके पास नंबर ऑफ स्टेट्स ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे स्टेट्स अगर दो बिट को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो 0 और 1 इसी स्टेट किसी न किसी स्टेट में जाएगा ट्रांसफर होके। लेकिन अब यहाँ पे समझो कि जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा तो 0, 1/2, 1/3, 1/8, 1/10 बहुत सारे स्टेट्स में लेकर के क्या जा सकता है, वो डेटा को लेके जा सकता है। तो वहां पे चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब आप टाइप करते हो, पासवर्ड डालते हो, तो क्यों कहता है आपको कि पासवर्ड का कैरेक्टर कम से कम इतना लॉन्ग होना चाहिए, इतना छोटा होना, इतना लंबा होना चाहिए। अगर इतना लंबा नहीं होगा तो उसको क्रैक करना आसान है, वो ब्रूट फोर्स मेथड से क्रैक हो सकता है। एक सिंपल टर्म यूज होता है इंक्रिप्शन में जिसको कहते हैं ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड में क्या होता है, ऐसे सिंपली समझो कि आपका जो ब्रीफकेस देखा है ना आपने, ऐसे चक्का घुमाने वाला होता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, अच्छा हाँ। तो ये जो है, तो 0 to 9 तक नंबर होते हैं, 0 to 9, 0 to 9 तीनों में। तो इसको आप ब्रूट फोर्स से खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते हो, बहुत जल्दी खुल जाता है, लिमिट है ना। तो यहाँ पे आपके इसमें जैसे चलो मैथ्स किसको आती है, किसी को भी या तो बताओ, इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, कितने चांसेस में खोल लेगा वो? अभी अभी जो है तुम लोगों की नहीं नहीं, तीन तीन का है, तीन की का कॉम्बिनेशन है। एक चोर, चलो सवाल ही बता देता हूं मैं तुम्हें। एक चोर जो है एक ब्रीफकेस को खोलने के लिए जाता है, ठीक है, और वो एक एक करके हर हर कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है। वो अपने सबसे आखिरी कॉम्बिनेशन में उस लॉक को खोल पाने में सक्षम हो पाता है। यानी उसने टोटल कितने अटेम्प्ट लिए? साइंस पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स पढ़ा रहा हूं। अरे बाबा कॉम्बिनेशन है, मैंने थोड़ी बोला रिपीटिशन है कि नहीं है, मैंने थोड़ी बोला, मैंने तो सीधा बोल दिया कॉम्बिनेशन लॉक ट्राई कर रहा है वो। क्वेश्चन में आपको कई बार खुद से समझना पड़ता है रिपीटिशन अलाउड होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने पूछा, सिंपल ही तो है। अच्छा, इस पे कितने कॉम्बिनेशन बन सकती हैं? हाँ जी,
हाँ, यहां से और यहां से, ठीक है, यानी टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनाएगा? 10⁻³ काम करना है, 9 तक नहीं लोगे, 10 तक, ठीक है। अब इमेजिन करो आपको क्यों कहा जाता है, नॉर्मली जब आप पासवर्ड रखते हो तो क्या रखते हो, मान लो A to Z अल्फाबेट्स, A to Z अल्फाबेट्स हम लेते हैं ना, तो A to Z अगर हम अल्फाबेट्स लेते हैं, अब यहाँ पे ये 0 to 9 होके 9 हट के अब ये क्या हो जाएगा, A to Z हो गया, ये भी A to Z हो गया, ये भी A to Z हो गया। तो कॉम्बिनेशन अब अगर इसको खोलना हो, A to Z कॉम्बिनेशन खोलना हो, तो आपका मल्टीप्लीकेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो अब 26 इंटू 26 इंटू 26 चला गया। अब इमेजिन करो कि मैंने आपको बोला कि पासवर्ड मिनिमम लेंथ शुड बी 8 नंबर्स, तो अब क्या कर दिया, इसको अगर मैंने जैसे ही 8 कर दिया मिनिमम, तो ये बढ़ के कितना हो गया इसकी पासवर्ड की सिक्योरिटी, दिस नंबर इज वेरी हाई। और उसके बाद मैंने बोला कि इसमें नंबर भी यूज होना चाहिए, आपका अल्फाबेट भी यूज होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज होना चाहिए। तो यानी कि इस A to Z के सैंपल को मैं और बढ़ा रहा हूं, नहीं तो 26 प्लस 9 प्लस मान लो कि 10 स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, लेट्स अज्यूम, तो 45 कर दिए मैंने, और 45 और कम से कम 8 करा, तो मैंने इंक्रिप्शन को कितना बढ़ा दिया, 45 to the power 8। कम से कम आपका पासवर्ड खोलने के लिए इतने अटेम्प्ट लगाने पड़ेंगे, और ये अटेम्प्ट इतना है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेने के बाद भी ट्राई करे तो अपने उम्र में, हाँ मैक्सिमम अटेम्प्ट है ऑब्वियसली, तो हम उतना तो लेके चलते रहे कि मैक्सिमम लास्ट अटेम्प्ट में खुलेगा। तो कैपिटल स्मॉल का भी खेल है इसमें, ठीक है, तो फिर आपके लेटर्स और बढ़ गए, तो इसीलिए आपको कहा कैपिटल स्मॉल भी यूज करना होता है, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है आपके बढ़ जाते हैं इसी तरीके से। इसी अब इसको क्या होता है कि इसको नॉर्मल ब्रूट फोर्स से नहीं खोला जा सकता। अब इसके लिए स्पेसिफिक कंप्यूटर्स आते हैं जो कि इसको ब्रेक करेंगे, वो ब्रूट फोर्स को ट्राई करेंगे बट जल्दी जल्दी करेंगे। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है क्वांटम बिट्स में क्या होता है कि अब आप समझो कि यहाँ पे आप पहले 0 और 1 में डील कर रहे थे, अब आपके डील करने के चांसेस कितने ज्यादा हो गए, कोई भी नंबर इसमें जा सकता है, कोई भी नंबर जा सकता है। तो इवन एक सिंगल यूनिट का लॉक होगा, सिंगल यूनिट का लॉक होगा बट क्वांटम लॉक है, आप इसके स्टेट को पता ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि 0 to 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है ना, वो इनफाइनाइट स्टेजेस में आ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, इंटेंगलमेंट होता है, तो डेटा कम्युनिकेशन करना भी आसान होता है, आपको वहां पे कीवर्ड वगैरह की जरूरत नहीं होती। इसकी चर्चा हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे ऑब्वियसली जब आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि काफी चर्चा में है ये। लेकिन ओवरऑल आप इसको दो टर्म्स को जरूर याद रखें, एक जो है क्वांटम इंटेंगलमेंट और दूसरा जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब यही है कि ये जरूरी नहीं है कि 0 या 1 के स्टेज में करेगा, ये एक साथ 0 में भी है 1 में भी है, यानी 0 to 1 के बीच के हर नंबर में का हर नंबर इसमें एक साथ एग्जिस्ट करता है, 0 to 1 के बीच का हर नंबर इसमें एक साथ एग्जिस्ट करता है। जब आप उसको खोल के देखोगे तभी पता चलेगा कि इसमें कौन सा नंबर है, ठीक है। तो ये क्वांटम के लॉज जो है ना काफी थोड़े अजीबोगरीब होने लगते हैं। स्क्रॉडिंगर कैट का नाम सुना है? ये एक टर्म यूज होता है इसको समझाने के लिए। स्क्रॉडिंगर कैट का मतलब ये होता है, ये काफी फेमस एग्जांपल के रूप में यूज होता है इसका, कि भाई आपका एक बिल्ली है, उसमें काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसने समझाया है कि एक कीबोर्ड में है, कबोर्ड में है, उसमें कोई हार्मफुल गैस है और ये है। तो उसमें ये कहता है कि जब तक आप उस कैबिनेट को खोलते हो और खोल के चेक नहीं करते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो बिल्ली जिंदा है कि मरी हुई। यानी कि आपके लिए वो क्या है, वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है, वो जिंदा के स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है, वो मरे हुए स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है। उसी को कहा जाता है कि सुपर पोजिशन, वो दोनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि जब तक आप उसको खोल के नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस स्टेट में है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल फिजिक्स में भी एक टर्म यूज होता है, आपने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पढ़ा था, सबने पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? हाँ जी, ये काफी फेमस प्रिंसिपल है। अच्छा, ये बताता है, बताऊंगा तो बता ही दूंगा, तो फिर क्या तुम बताओगे? हाँ जी, कुछ तो था। हाँ,
यानी किसी भी और कोई भी आपका हाँ जी, देखो ये क्या बताता है कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है तो उसकी आप लोकेशन और उसकी स्पीड दोनों को एक साथ एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। सबसे आसान भाषा में, एक पार्टिकल है सब एटॉमिक, उसकी पोजीशन भी और उसकी स्पीड भी एग्जैक्टली आप एक टाइम में दोनों को एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। या तो आपको स्पीड पता चलेगा उसकी एग्जैक्टली, या तो फिर उसका लोकेशन पोजीशन जो है उसका वो आपको पता चलेगा। दोनों आपको एक साथ पता करोगे तो देयर इज सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी इन दैट। आपको वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज होगी, वो भटकता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हाँ जी, तो इस तरीके से वो आपको पूछता है अनसर्टेनिटी। जैसे एक सिंपल सा एक चीज बताओ ना, मैं कैमरा लूं और एक तेज मूव करती हुई कार की फोटो लूं, क्या अब फोटो में अगर कैमरा मेरा बहुत अच्छा रहा तो फोटो में कार की स्पीड नहीं पता चलेगी, राइट? उसकी उसकी लोकेशन को तो कैप्चर करेगा, उसकी स्पीड को कैप्चर नहीं बता पाएगा वो। और अगर मेरा कैमरा थोड़ा कमजोर रहा तो क्या होगा, कार की स्पीड आपको रिलेटिवली पता चलेगी कितनी तेज मूव कर रही है, स्पीड है या स्लो है, बट वो कार एक जगह पे नहीं आपको दिखेगी, कार जो है खींचा हुआ दिखेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बताता है, आम भाषा में, आसान भाषा में। ठीक है, क्यों कैमरा जब आपकी आंखें देखती हैं, आप ऑब्जर्व करोगे तो एक साथ में दोनों चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। उसका उसका स्पीड कितना है एंड उसका उसका लोकेशन कितना है, कैसा है, कहाँ पे है। ठीक है, चलो। हाँ, which of the following in the context in which the term qubit is mentioned, इजी है ना, ये तो कुछ है ही। चलो यहाँ से थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं बाकी चीजों की। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है ये? हम्म, कुछ नहीं आपको पता है, कुछ इतना दिख रहा है, टर्म्स दिख रहा है, विजिबल है, लाइट है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन थ्रू, हाँ वाइब क्योर, अच्छा अच्छा मुझे लगा ये वाइब क्योर क्या आ गया नया। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन थ्रू विजिबल लाइट की जब बात हो रही है, इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, याद है लेजर के बारे में जब हमने बात करी थी कि लेजर का यूज करके कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। सिंपल सी बात है ना, अरे 0 1 है मान लो, देखो 0 और 1 कंप्यूटर के बिट्स है ना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, इसमें होता क्या है बेसिकली, 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ। मैंने हम दोनों ने सेटिंग कर ली कि भाई हम मेजर करेंगे टाइम के हिसाब से, जब आपको कि एक कितने सेकंड को हम एक यूनिट मान ली, चलो मान लो कि एक सेकंड को एक यूनिट मान लिया हम दोनों ने आपस में डील कर रखा है। और मैंने यहां से लेजर से फ्लैश करना शुरू किया, मैंने पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, हर सेकंड में आपको नोट करते जाने का है। ठीक है, और मैं बोलूं कि मेरा जब ऑन होगा, लेजर जलता हुआ आपको दिखे, उसमें 1 मान लेना, ऑफ दिखे तो उसको 0 मान लेना, फिर ऑन दिखे तो 1 मान लेना, फिर से ऑन दिखे तो 1 मान लेना, ऑफ दिखे तो 0 मान लेना। तो मैं एक पैटर्न आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ठीक है, और इस पैटर्न को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये आपको कोई नंबर या कोई अल्फाबेट जो है वो मिलता चला जाएगा, जो भी हमने पहले से डील कर रखी है। इसी टेक्नोलॉजी पे आपको लेजर्स काम करती है, नॉट ओनली लेजर्स, जो विजिबल लाइट है। ठीक है, आपने सुना हो कि वाईफाई जैसे यूज हो रहा है, वैसे ही आज के डेट में लाईफाई टेक्नोलॉजी आ गई है। एक तो है वायरलेस फिडिलिटी, घर में वायर लगा रहे हो, दूसरा जो है लाईफाई। ठीक है, लाइट फिडिलिटी, यानी ये लाइट जो है इंटरनेट का कनेक्शन मुझे इसके थ्रू मिलेगा, आपको अलग से वायरलेस वाईफाई लगवाने की, वैसा राउटर लगवाने की जरूरत नहीं है। आपने लैंप लगवाया और वो लैंप ही आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, इसी के थ्रू करता है। वो बल्ब फ्लिकर होता है, बट क्योंकि इतना तेजी से फ्लिकर होता है, इतना तेजी से कि आपकी आंखों को पता नहीं चलता, बट वो वहां पे जो रिसीवर, उसके लिए स्पेसिफिक रिसीवर लगे होते हैं, वो इसी पैटर्न को डिकोड करते हैं। कंप्यूटर में भी जब डेटा ट्रांसफर होता है, किस फॉर्म में होता है, वो 0 1 के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, मतलब 0 1 का मतलब क्या, वो थोड़ी 0 1 का स्ट्रीम भेजता है, वो वोल्टेज चेंज होता है, और इतनी तेजी से होता है वो चेंज, करंट वोल्टेज चेंज होता है, ऑब्वियसली करंट चेंज होगा, तो करंट पहुंचना वो इतनी तेजी से होता है, उसको एक जो उसका रिसीवर होता है वो पढ़ लेता है। इसी तरीके से लाइट के थ्रू भी ये काम क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है।
फ्लिकरिंग ऑफ लाइट के थ्रू ये चीज क्या करी जा सकती है, की जा सकती है, लाइट का ऑन ऑफ होना, बट ये इतना तेजी में होना कि आपकी आंखों को पता ना चले। अब कहोगे कि हम ऐसा कैसे कि होगा, मुझे नहीं पता चलेगा, किसी को डाउट लग रहा है इसमें? पंखे, हाँ, आपकी आंखों की जो, आपका आंखों का जो फ्रेम रेट है उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। जैसे पंखा एग्जाम्पल देख लो ना, 3 डैने होते हैं, 3 डैने होते हैं, स्पीड में घूमेगा तो आपको नहीं पता चलता है, उसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, तो कारण पता लगाएं क्यों ऐसा हमें हमारे साथ होता है। इजी है। चलो, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप सब जानते हो आज के डेट में, मोबाइल से लेकर के ये जो है ये आपको चल ही रहा है, ब्लूटूथ भी वायरलेस में ही चला जाएगा। ठीक है, विजिबल लाइट मैंने बता दिया। चलो, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रैम, हाँ जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इजी है ये भी। ये बता दिया था क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर, हाँ जी, कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम। ठीक है, अब देखो तो रैम, प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। रैम के बारे में उसमें लास्ट क्लास में हमने थोड़ी चर्चा करी थी कि वोलेटाइल मेमोरी होता है, आपका इसका पर्पस क्या होता है, ये पावर ऑफ करोगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये सब चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी है। नहीं, चलो ठीक है, इसमें ये, इसके बाद हाँ, ये अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is an extremely fast small memory between CPU and main memory? हाँ जी, पक्का? अरे मैं ऐसे भी फंसाता हूँ, ठीक है, तुम सही बोलोगे मैं डाउटफुल बना के फंसा दूंगा, तो मेरी ये पे ना जाओ। कैश मेमोरी कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या होता है ये? हाँ हाँ, स्टोरेज है ना, वो अपना रिजर्व करके रखता है, फुलफिल हो ना उसके लिए वो डेटा जो है वो लेके पास करता रहता है, उसमें कैश मेमोरी ज्यादा होता है, उसका स्पीड होता है। और कोई वैसे 12 GB कैश 12 GB हो जाता है, एडिशनल मेमोरी रख हो जाता है। स्पीड मोबाइल स्पीड चलेगा कम से स्पीड में करता है, बोलते हैं सर कि ये वायरस आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है जब आप वेबसाइट्स को लोड करते हो, उसमें वेबसाइट में कुछ चेंजेज हो गया होता है, बट आपके सिस्टम में वही वेबसाइट फिर से खुलता है, पुराना वाला वर्जन ही खुलता है। ऐसा नोटिस किया है आपने कभी? ये चीज होती है, तब आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है गूगल क्रम में जाओ, अपने कैश मेमोरी को क्या करिए, डिलीट कीजिए, क्लियर कीजिए। तो एक चीज तो ठीक है, अगर कहीं कैश की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये मेमोरी की चर्चा हो रही है। देखो, कैश मेमोरी जो है, इसका जो लोकेशन होता है वो लोकेशन होता है कंप्यूटर के सीपीयू और जो आपका दूसरे मेमोरी यूनिट्स हैं, नहीं, इनके बीच में यहां पे है छोटा सा कैश मेमोरी। ठीक है, ये आपका ना तो प्राइमरी मेमोरी है ना तो सेकेंडरी मेमोरी है, ये एक अलग मेमोरी है जिसका नाम है कैश मेमोरी। ये इस मेमोरी की खासियत ये है कि ये काफी फास्टर है। इस मतलब ये बनाया जो गया है वो इसलिए बनाया कि ये इसका स्पीड जो है वो काफी फास्ट हो, लेकिन क्योंकि ये काफी कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो इसीलिए इसको, अब होता ना कि हम रैम ना यूज करके इसी को यूज करते अगर इतना फास्टर है तो। नहीं, क्योंकि अगर बहुत जल्दी एक्सेस दे देता है तो फिर हमें टाइम की क्या जरूरत थी। लेकिन होता यह है कि ये क्योंकि काफी महंगा है तो आप इसको, बट इसमें स्पीड काफी ज्यादा, तो आप इसको छोटे अमाउंट में इसको रखते हो कंप्यूटर के साथ में। अब करता क्या है कि किसी इंफॉर्मेशन की रिपीटेटिव जरूरत पड़ती हो या बहुत तेजी से बहुत जल्दी जरूरत पड़ती हो, उस केस में डेटा को ये रैम ले जाके या सेकेंडरी स्टोरेज पे ट्रांसफर नहीं करता कंप्यूटर। सीपीयू डेटा को थोड़ी देर के लिए टेम्पोरली यहीं पे स्टोर करके रखता है। टेम्पोरली इसने इसी यहाँ पे स्टोर करके रखा है, जैसी जरूरत पड़ेगी यहाँ से इसको बहुत जल्दी क्या करेगा, फास्टली एक्सेस कर लेगा। तो कई बार देखो, एक जो आपके मोबाइल वाला कैश है उसमें दिक्कत मोबाइल में दिखता है, तो वो वर्चुअल कैश है एक्चुअल में। ठीक है, वो उसने हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखा है आपके डेटा को।
तो आप वहां से रीड करते हो। लेकिन एक्चुअल में जब हम सिस्टम्स की बात करते हैं, यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है, कैश मेमोरी की, तो ये कैश मेमोरी का लोकेशन हमेशा याद रखना कि आपके कंप्यूटर के मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में कहीं पे ये कैश मेमोरी एग्जिस्ट करता है। यानी कोई भी कंप्यूटर जो है डेटा को यहाँ पे डालने से पहले उसको लगेगा कि मुझे कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर कर लेना चाहिए जो बार बार यूज होगा या मुझे जरूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पे मेमोरी में डालने से पहले इसको यहीं पे स्टोर करके रखेगा, और उसको क्योंकि वहां से एक्सट्रैक्ट करना जो है वो उसको काफी आसान पड़ती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा देर के लिए इसको 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 मतलब आपको कंसिडर करना है कि कैसे काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना किए थे हम लोग? ठीक है, देखो इसीलिए नाम ही लिखा हुआ है एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये कहीं ना कहीं इसकी इसकी जो लोकेशन है, यानी कंप्यूटर जो है डेटा को मेन मेमोरी से ट्रांसफर करने के पहले एक लोकेशन कैश मेमोरी में कुछ डेटा को रख लेता है जिसकी उसको जरूरत क्या करेगी, बार बार पड़ेगी। कैश मेमोरी इस तरीके से आप इसको, हाँ जी, नहीं हो तो भी थोड़ा स्लो होगा, लोड तो हो ही जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। लोड तब भी होगा, वो रैम के थ्रू होगा। इसका इसका जो कैश मेमोरी का पर्पस होता है वो स्पीड बढ़ाने का होता है, लेकिन हम इसको केवल कैश को इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि कैश महंगा है। ठीक है, तो इसलिए हम बैलेंस बनाने का काम करेंगे, भाई कॉस्ट भी ठीक रहे, स्पीड भी मिल जाए, तो थोड़ा बहुत कैश मेमोरी ले लो और बाकी जो है आप रैम से काम चलाओ। जैसे दही सॉरी डालडा एंड घी एंड रिफाइन समझते हो? कई दुकानें क्या करती हैं कि घी की खुशबू आने के लिए वो मतलब 100 ग्राम घी डाल देगी और 1 केजी जो है वो रिफाइन रहेगा। ठीक है, तो खुशबू आपको घी वाली आएगी, बट अगर केवल घी में खाना बने तो महंगा हो जाएगा ना फिर, तो फिर आपको दोनों को बैलेंस किया जाता है यहाँ पे। तो कैश मेमोरी महंगा है, फास्टर तो है बट महंगा है, और बाकी रैम जो है इसके मुकाबले सस्ता है, तो बाकी आप रैम यूज करो, थोड़ा सा उसमें 100 ग्राम घी डाल दो। ठीक है, तो आपका जो है मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या सब हम खरीद रहे हैं, भारत हमारे पास उतने छोटे लेवल की मेमोरी बनाने की क्षमताएं नहीं है हमारे पास। सारा, हाँ, ताइवान ताइवान के अलावा रिसर्च, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। हाँ जी, नहीं ताइवान देखो मेनली जो आपका सेमीकंडक्टर्स को लेकर के जो डेवलपमेंट है, 3-4 कंट्रीज, यूएसए, ठीक है, तो यूएसए डिजाइन वाले रोल में उसका ज्यादा रोल है, आर&डी में। आपको ताइवान ताइवान का कंस्ट्रक्शन जो आपको चीजें बनी हुई है पहले से जो कंस्ट्रक्ट करने का काम है, बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो ताइवान करता है। थोड़ा बहुत साउथ कोरिया और थोड़ा बहुत जापान। चाइना का रोल है, चाइना का रोल दो तरीके से है। चाइना का रोल है एक तो रॉ मटेरियल्स के तौर पे, और दूसरा चुरा के उसके कॉपी बनाने के तौर पे, सस्ता कॉपी बनाने के तौर पे। ठीक है, तो ताइवान जो है ऑब्वियसली है तो वो चाइना का ही पार्ट। ठीक है, वन नेशन टू कंट्री सिस्टम। चाइना को आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दिस। ठीक है, कॉपी तो अच्छा बना रहा है नहीं, बात है ना कि आप नहीं चाहते कि आप पूरी तरीके से किसी पे डिपेंडेंट हो जाए, वरना क्या हो जाएगा कि फिर वो किसी की भी मोनोपोली जो है वो बहुत बुरी हो जाती है। किसी की भी, अगर किसी एक कंपनी की मोनो, आज के डेट में क्यों बात हो रही है, कंपटीशन मार्केट में खुला रहना चाहिए। इमेजिन करो कि केवल और केवल जियो बच जाए, केवल और केवल जियो बचेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। देखो एक चीज बताता हूँ, कंपनीज के आज के डेट में जो है ना, ये उनका आइडिया है कि कंपनी को कैसे डोमिनेट करने का है, लोगों को कैसे डोमिनेट करने का है। मुझे याद है मैं कॉलेज में था, यही 2013-14 की 2015 की बात है, क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर नहीं यार, हाँ सेकेंड या फर्स्ट ईयर ही था। ठीक है, मैं खुद ही भूल गया कि मेरा कौन सा ईयर था। उसी टाइम में ओला एंड यूबर जैसी कंपनी जो है लॉन्च हुई थी। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम अपने फ्लैट से कॉलेज जाने के लिए, ज्यादा दूर नहीं थी, 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता था, हम दोस्त अपना जो है घूमते फिरते पैदल चले जाते थे। ओला यूबर जब लॉन्च हुआ, इसने 600-600 रुपए 800-800 रुपए आपको फ्री देना शुरू किया। ठीक है, आप मजे से जो है घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट होता था, दूसरे को भी आपने ट्रांसफर किया तो फिर आपको और 600 ऐड करता था। हमने ये कर दिया था उसका हाल, बालो दोस्त सबके वो भाई ऐसे ऐसे करते, इतने दोस्त थे, तो हम क्या करते थे कि कॉलेज भी जाने के लिए ओला मंगाते थे, यूबर आया था पहले, ओला बाद में आया था। यूबर
मंगा के जाते थे। तो जो 2 किलोमीटर हम पहले पैदल चले जाते थे या बहुत हुआ कभी तो ऑटो से चले गए, अब हम कैब से जाते थे। धीरे 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 वो क्या हो गई, वो आदत में बदलने लगी। हमने, हमारा तो ये हाल था उस समय में कि हमें मान लो कि कभी कभी रात में बैठे हुए थे, क्या करें, चाय पीने चलते हैं, तो अक्सर हम क्या करते कि चलो बाहर ही चाय पी लेते हैं। भाई कहाँ जाओगे, अब जो है कैब बुलाते थे, हम सोचो कि 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर चाय पीने जाते थे। ये रेसी हो जाती थी। बाइक से करते हो ना, मतलब लिमिटेड तरीके था ना, थोड़ा तुम सोचोगे, उसमें पैसा थोड़ी लग रहा है। ठीक है, आराम से कैब में बैठा के एसी चला के मजे से गाना सुनते हुए जा रहे हो। तो अब हम लोग, मतलब सोचो, हम लोग कोलकाता सॉल्ट लेक से वहां हम चले जाते थे, हम लोग एयरपोर्ट चाय पीने के लिए। हाँ, सॉल्ट लेक से एयरपोर्ट आता, कभी फिर मन हुआ तो एक मजा नहीं आ रहा, हाँ वहां से मन नहीं आया तो चले कि चलो हावड़ा स्टेशन घूम के आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे रात भर टहलते रहते थे, सुबह सुबह 6 बज जाते थे। क्यों? क्योंकि फ्री मिल रहा है आपको। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, इसकी आदत लग गई। अब आपको कॉलेज से जाना है, अब 4 दिन गाड़ी से गए हो, 5वें दिन पैदल जाओगे, बेइज्जती फील होगी, तो नहीं आज भी कहे कैब ही मंगा लेते हैं। यही हाल जोमेटो स्विगी, इन्होंने क्यों क्या किया, यही काम करा। पहले आपको आदत लगवाया जाता है। ठीक है, आप आदत लगाओ, एक बार आदत लग गई तो धीरे 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 आप डोमिनेटेड हो जाओगे। और उसमें होगा क्या कि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो बड़े पैसे, जो बहुत जिनके पास पैसा होता है, उन कंपनी वो क्या करती है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को पहले खत्म करती है। वो घाटे में चलेंगी, वो 10 साल 5-15 साल वो घाटे में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉम्पिटिटर्स को जैसे ही आउट कर देंगी, तो फिर उसके बाद तो देखो तुम क्या करेंगे। हाँ, तो चाइना भी जो है आपके साथ यही कर सकता है ना, आपने सब कुछ केवल उसी के भरोसे छोड़ दोगे वो, तो फिर जो है आप आपसे मनमाना कीमत वसूल करेगा। चलो, फ्लैश मेमोरी, याद है किसी को फ्लैश मेमोरी? हाँ जी, हाँ, आज भी यूज होता है। जो कार्ड वाला होता है ना, उसी को फ्लैश मेमोरी कहते हैं। कैमरा वैमरा में ज्यादा लगता है। ठीक है, कैमरा वगैरह में फ्लैश मेमोरी ज्यादा आता है। हाँ जी, तो चलो नाम में लिख दीजिए, एक तो ऑप्शन में नहीं बता दिया। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी इज यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन डिवाइसेज लाइक डिजिटल कैमरा, लैपटॉप एक्सेट्रा। तो ट्रू है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, सवाल यही है, विच इज नॉट करेक्ट। कई बार ऑप्शन में आपको ये भी ध्यान देना होता है। ठीक है, आप जो है जोश जोश में गलती कर जाते हो ऐसा। है? देखो, it can operate in an extended temperature range of -40°C to +85°C। एक्सटेंडेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में डेफिनेटली ऑपरेट करता है, यानी कि थोड़ी गर्मी भी और ये में भी इसको असर नहीं पड़ता है, वो काम करेगा। अब ये एग्जैक्टली इतना ही है कि नहीं है ये मैं नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि वो डेटा वो आपसे यहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि इसमें दूसरा गलत ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके अलावा इट कंज्यूम्स लेस पावर। अब क्योंकि यहाँ पे और किसी के बारे में इन्होंने कहा नहीं है कि किससे, आखिर लेस पावर किसके मुकाबले, मोर एंड लेस इज ए रिलेटिव वर्ड, नहीं कोई छोटा है, अरे किससे छोटा है। ठीक है, तो किससे कम पावर, तो अगर इसने नहीं कहा तो हम यही मान के चलेंगे कि आप बाकी मेमोरीज की बात कर रहे हो, आप हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हो, आप रैम की बात कर रहे हो। जनरली हार्ड ड्राइव मेमोरी के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, तो हार्ड ड्राइव वगैरह से इसका पावर कंजप्शन कम होता है, छोटा साइज होता है बाबा, मूवेबल पार्ट्स इसमें नहीं होता है। हार्ड ड्राइव में आपका मूवेबल पार्ट्स होता है, तो इसके वजह से वहां पे चला जाएगा। अब रह गई कि इट इज चीपर देन नॉर्मल मैकेनिकल डिस्क ड्राइव। अब आप जस्ट इमेजिन कर लो कि अगर इतनी फायदे इसके होंगे तो सस्ता नहीं होगा। नॉर्मल से बुद्धि लगा लेने की है। अगर इतने फायदे, कोई बहुत फास्ट भी है, वो काफी वर्सेटाइल भी है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर्स में यूज हो सकता है, फास्ट भी काफी अच्छा है, मेमोरी भी कम खाता है, तो सब लोग फिर वही यूज करते हैं। ऑब्वियसली मैकेनिकल डिस्क ड्राइव खत्म हो जाता मार्केट से। लेकिन मैकेनिकल डिस्क ड्राइव मार्केट में क्यों बना हुआ है? क्योंकि सस्ता है, पैसा उसका कम लगता है। फ्लैश ड्राइव क्या होता है, फ्लैश मेमोरी जो होती है वो महंगी होती है। ठीक है, तो ये अब इस तरीके से क्वेश्चन करने का था। फ्लैश मेमोरी हालांकि अब बहुत ज्यादा यूज, मतलब यूज तो ऑब्वियसली होती है, बट उतनी चर्चा में नहीं रहती, लेकिन ये रखेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार जस्ट चेक कर लेना। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एग्जैक्टली डेटा याद रखना, वो मिलेगा भी नहीं आपको। खोजोगे तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा कि कितना टेम्परेचर तक जाएगा वो। ये बताइए, ये मजेदार है।
0 to सेल्सियस में दिया, हाँ तो ठीक है उतना ही लेके चलो, वो डेटा का -40 वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ वही तो, ये ऐसे ऐसे नंबर सही नहीं होते ना, वो तुम चेक करोगे अलग अलग मिलेगा, और भी नहीं, हर कंपनी का अलग अलग होगा, ठीक है, हर कंपनी अपने हिसाब से बना के देगी, सस्ता नहीं होता है ये मान के चलो, ठीक है, हर टैक्स से वो महंगा होता है। हाँ अब बताओ, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2012-13 कुछ ऐसा ही था। अब तो हालांकि अब के लिए अब ये भी रिलेवेंट हो गया है, अब डीवीडी वगैरह यूज होता नहीं है। डीवीडी किसी ने देखी? डीवीडी नहीं, अरे उससे पुराना वाला जो होता था, जो बड़ा वाला होता था, पीसीडी प्लेयर, हाँ हाँ हाँ, अरे वो एंटिक है, उसको बचा के रखो। हाँ नहीं की हो, अच्छा हाँ जी बताओ 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 ऑप्शन बताओ। A new optical disc format known as the Blu-ray disc is becoming popular. ट्रेडिशनल डीवीडी, अच्छा ब्लूरे डिस्क, आपने तो सबसे ज्यादा ब्लूरे डिस्क को ही देखा होगा। ट्रेडिशनल डीवीडी जो होती थी वो रेड कलर वाली होती थी, ठीक है, उसको रेड डीवीडी बोलते थे। ये ब्लूरे डीवीडी होती थी। हाँ जी ऑप्शन, चलो तुम्हें कुछ भी नहीं पता फिर भी ट्राई करो। ऑप्शन ब्लूरे वाला ज्यादा पतला, तुमने जब दूसरा वाला देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता। देखो इसमें ऑप्शन 3 गलत है, थिकनेस दोनों की बराबर होती थी, ठीक है, अरे बाबा थिकनेस दोनों की बराबर थी, ऑलमोस्ट दोनों की सेम थी, ठीक है, थिकनेस में कोई वैल्यूएशन नहीं था। देखो पहला जो है सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो, डेफिनेटली आपका डीवीडी का जो लिमिट था वो काफी स्टैंडर्ड वीडियो तक ही लेके जाता था, हाई डेफिनेशन वीडियो में ले जाने की जो क्षमता थी वो ब्लूरे डिस्क की थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आपको ये है कि ये ब्लूरे एंड इसको कहाँ क्यों जाता था, तो होता ये था कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्क जो है वो डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। जो भी आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना, चलो सीडी में आज तक तुमने ये चीज तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये मजेदार चीज बता रहा हूँ। हाँ तो लैपटॉप वाला भी, ये जो सीडी तुम देखते हो, सीडी में डेटा कैसे स्टोर होता है, इसके पीछे ये है कि इसमें गड्ढे होते हैं कहीं पे और कहीं पे उभार होता है। जो सीडी आपको देखने में एकदम प्लेन लगती है, एक्चुअली वो प्लेन होती नहीं है, ठीक है, उसमें जो है आपको कहीं पे गड्ढे और कहीं पे उभार है, तो जहां पे गड्ढा है इट इज 0, जहां पे उभार है इट इज 1, ठीक है। और इसको करने आपको जब सीडी को राइट करते हो यानी उसमें डेटा डालते हो तो भी आपको लेजर की जरूरत पड़ती है, और वो लेजर क्या करेगा, वो लेजर आपको सीडी में ये गड्ढे और ये उभार बनाएगा। मान लो कहीं पे गड्ढा बन गया तो ऑब्वियसली उसके बगल वाले इलाका तो अपने आप उभार हो गया ना, तो ये चीज ये करता है। जब इसको रीड भी करना होगा आपको तो वही लेजर क्या करता है, वो लेजर इसी पैटर्न को रीड करता है कि कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे उभार है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ये 0 एंड 1 को रीड करता है और फ्री डेटा उसको मिल जाता है। जो नॉर्मल आपको जो डीवीडी हुआ करते थे वो रेड लाइट का यूज करते थे, यानी रेड लेजर का यूज करते थे। अब इस रेड लेजर में और जो दूसरे वाले ब्लू डिस्क आए, ब्लू रे आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लू रे लाइट का यूज करना शुरू किया, यानी ब्लू लेजर लाइट का यूज करना शुरू किया। अब मुझे ये बताओ कि रेड लेजर में एंड ब्लू लेजर में या चलो रेड लाइट में ब्लू लाइट में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? हाँ अच्छा, और फ्रीक्वेंसी? हाँ देखो कभी भी जब भी किसी का, ये इन्होंने सही कहा, जब भी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। तो जब आप इस पैटर्न को देखते हो, ठीक है, विबग्योर पैटर्न को जब आप देखते हो यानी कि रेड ऑरेंज ये चल रहा है, इसके नीचे जब जा रहे हो आप इंफ्रारेड में जा रहे हो, इसके ऊपर जब जा रहे हो आप अल्ट्रा वायलेट में जा रहे हो। होगा क्या कि जैसे जैसे इस साइड में जा रहे हो, जैसे जैसे इस साइड में जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, और जैसे जैसे इस साइड में आ रहे हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा याद रखोगे, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। वेवलेंथ कम है यानी वेवलेंथ का मतलब क्या कि आप जब एक वेव बनाते हो तो ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, वो कितना बड़ा एरिया है। रेड लाइट का क्या होता है, रेड लाइट की आपका जो है वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा यानी उसको एक गड्ढा जो मार्क करेगा वो गड्ढे का साइज बड़ा होगा, जबकि ब्लू लाइट का क्या है, उसका वेवलेंथ छोटा है तो वो जो गड्ढा मार्क करेगा वो छोटा कर देगा, यानी एक ही डिस्क के साइज पे ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है द आपका ब्लू रे डिस्क कंपेयर टू द ट्रेडिशनल। बात समझ में आई? तो ये करता था, हालांकि अब के डेट में ये इरिलीवेंट हो चुका है पूरा का पूरा। हाँ जी, अब यूज नहीं होता है, जनरली हम यूज नहीं करते हैं, तो करंट का चीज नहीं है ये। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन लेके यहां से महाभारत चलो, which of the following memories has the shortest access time? तो अभी हमने बात करी ना, कैश मेमोरी का पर्पस ही होता है उसको एक्सेस करने के लिए सबसे काम जो है सबसे तेज जो है वो करेगा। अब आप मुझे बताओ, ये काफी मुश्किल सवाल है। साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी, अच्छे से सोच लो। ऑल देखो, इसमें होता क्या है, पहले तो वर्चुअल मेमोरी है क्या। जैसे आपका जो रैम है, तो रैम कई बार प्रोग्राम का रैम आप देखते हो, ऐसा ऐसा होता है ना कि आपका लेट सपोज 4 GB का रैम है, ठीक है, आज के डेट में तो खैर 4 GB तो नॉर्मल हो गया, बट 4 GB का रैम एक टाइम के लिए बड़ी चीज होती थी नहीं। हाँ, आज के डेट में तो स्टार्टिंग लेवल भी 4 GB नहीं मिलेगा, खोजोगे कि भाई 4 GB वाला चाहिए मुझे। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई गेम्स अकेले गेम जो है कभी कभी 25 GB 30 GB के गेम आपको दिखेंगे, मिलेंगे ना, पहले भी मिलते थे, राइट। तो कैसे एक 4 GB का रैम एक 25 GB के गेम को चलाता था। हाँ, अच्छा, एक्सटेंडेड वर्जन आज के डेट में आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये सब देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसको इतना डेप्थ में लेके नहीं जाता, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सबने थोड़ा बहुत कंप्यूटर को यूज करा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, आपने चलाया तो होगा डेफिनेटली, ठीक है, या मोबाइल में ही आप गेम डाउनलोड करते हो ना, मोबाइल का आपका 4 GB का रैम है या 6 GB का 8 GB का रैम है, गेम जो है आप डाउनलोड करते हो तो कभी बड़ा गेम भी हो सकता है, मोबाइल में उतने हैवी गेम्स नहीं आते, बट अच्छा, मैंने COD ही खेली, कॉल ऑफ ड्यूटी खेली, उसके बाद मैंने पता नहीं बाकी पबजी वबजी से। हाँ जी, नहीं, मैंने कभी आज तक पबजी को नहीं पढ़ा खेला है, मैंने COD ये सब नहीं खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी हमने लास्ट करी थी, ठीक है, तो वही वही सब करी थी, बाकी उसके बाद मतलब कि पबजी वाला जो है और BGMI इनसे मेरा कोई मतलब देखा भी नहीं कि ये कैसा गेम है। चलो, तो ये मतलब कहने का मतलब कहीं तो आपकी स्थिति बनती है कि रैम 4 GB का है, आपको एप्लीकेशन 25 GB का लोड करना है, कंप्यूटर को चलाएगा जब वो गेम को, तो ऑब्वियसली उसको सब कुछ चाहिए होगा। अब यहाँ पे रोल आता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी क्या करता है कि ठीक है, आपका रैम है ना, 4 GB का आपका रैम है, आपके पास यहाँ पे हार्ड डिस्क भी तो है,
स्टोरेज तो इसके पास भी है, डेटा यहाँ पे स्टोर करेगा वो। अब एक्सेस कैसे करेगा, इसके लिए रोल आता है वर्चुअल मेमोरी का। ये कंप्यूटर को जब किसी एप्लीकेशन को उसको चलाना होगा तो एप्लीकेशन को लगेगा कि मेरे पास जितना चाहिए उतना मेमोरी मेरे पास है। अब ये करता क्या है, इस एप्लीकेशन को डिफरेंट पार्ट्स में बांटेगा। किसी भी एप्लीकेशन को मान लो 25 जीबी का एप्लीकेशन है, इसको 1-1 जीबी करके 25 पार्ट में इसने बांट दिया। उस 25 पार्ट में बांटने के बाद इसने 1-1 जीबी मान लो डेटा है, इसको ले जाके यहाँ पे स्टोर करेगा, कहाँ पे, हार्ड डिस्क में इसको स्टोर कर दिया। यानी 1-1 जीबी डेटा 25 ब्लॉक्स में डिवाइड किया उसने, ताकि एक साथ ज्यादा भी कर रहे हैं तो फिर उसको एक्सेस करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया कि जब जो चाहिए होगा, मान लो कभी उसको ग्राफिक्स वाला डेटा चाहिए तो जल्दी से वो लेके, छोटा डेटा है लेके चला आएगा। किसी उसको कोई पर्टिकुलर साउंड चाहिए होगा, वहां से वो वाला डेटा क्या करेगा, उठा के लेके आएगा, तो वो जल्दी लेके आ सकता है। तो इस तरीके से मैंने एक जस्ट यूनिट ले लिया रैंडम कि 25 पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे रैम में वो सब कुछ नहीं रखेगा, वो सारा का सारा डेटा उसने कहाँ रखा है, हार्ड डिस्क में रखा है। रैम में क्या रखेगा, इनका एड्रेस, इनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, लोकेशन होगा जब आपने डेटा रखा है। अब इसने रैम में क्या करा है, रैम में इन सब जगहों का केवल और केवल एड्रेस रखा है, यानी रैम में पूरे गेम को उसने लोड ही नहीं किया है। रैम में सिंपली जो मेन चीजें चाहिए थी वो रखी, बाकी पार्ट को हार्ड डिस्क में से केवल उसका एड्रेस उठा के ला दिया, डाल दिया। आपको मान लो एक प्रोग्राम चलाते टाइम एक पार्टिकुलर सीम चाहिए, वो सीम स्टोर है हार्ड डिस्क में, वो एड्रेस उसका है, तो एड्रेस जो है वो एड्रेस अपना एड्रेस लोड होगा, एड्रेस जाके अपना लेके आएगा हार्ड डिस्क से वो जो चाहिए होगा। तो कंप्यूटर जो प्रोग्राम चल रहा होगा, प्रोग्राम को लग रहा है कि भाई मेरे पास मुझे जितना चाहिए स्पेस, वो सारा का सारा स्पेस अवेलेबल है, लेकिन खेल जो है वो हार्ड डिस्क के थ्रू खेला जा रहा है। इसी को कहा गया वर्चुअल मेमोरी। तो अब वर्चुअल मेमोरी किस पे डिपेंड करेगी, कितने एड्रेस लाइंस बने हुए, उसमें कितने एड्रेस लाइंस को स्टोर करने की क्षमता है, उसी बेसिस पे तो करेगा ना। तो और बाकी यहाँ पे डेटाबेस डिस्क का कोई रोल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना वर्चुअल मेमोरी की जब बात होगी इसका मतलब क्या है और एड्रेस लाइंस का कैसे रोल होता है। क्लियर? अब इसमें हालांकि और भी टेक्निकल टर्म्स हैं, बट वो आपकी जरूरत की नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले का काम होता है। विच इज नॉट, हाँ जी, नॉट टाइप ऑफ, अच्छा काफी इजी क्वेश्चन है, नहीं, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क, रैम, यूएसबी। हाँ, तो बाकी तो आपको जो है सेकेंडरी है, तो इजी है, एसएसडी, एचडीडी, हाँ पक्का, पोर्ट या बस, यूएसबी यूज होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म नहीं, मैंने बस बता दिया, मैं कह नहीं रहा हूँ उसका आंसर क्या है। पोर्ट, रिंग जैसा कुछ है नहीं, रिंग जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो द प्लेस विद एक्सेसरीज आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर, दिस इज नोन एज पोर्ट, हमेशा क्लियर रखना, ठीक है। जहां पे भी जब एक्सेसरी को आप कनेक्ट करने की बात करते हो तो उसको पोर्ट ही कहेंगे। जब हम नहीं, मैंने आपको इसलिए किसी के मन में आउट वालों नहीं पता है तो डाउट लग रहा है हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, यूएसबी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो बस हाँ यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या, कौन सा पोर्ट, हाँ टाइप सी पोर्ट, जिस आज के डेट में हमने बात की ना कितने टाइप्स ऑफ पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो पोर्ट जहां पे एक्सेसरीज का कनेक्शन किया जाता है दैट इज नोन एज द पोर्ट। बस जो है, बस जहां से आप डेटा को ट्रांसफर करते हो वो पोर्शन जो है दैट इज नोन एज द बस पोर्शन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखोगे। क्वेश्चन नंबर 21, सीएडी, ये रट्टा मार जाने का नहीं, कंप्यूटर एडेड। कोई सिविल इंजीनियर यहाँ पे इसका सिविल इंजीनियरिंग से लेना देना हो, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैड का सॉफ्टवेयर, कभी यूज किया कैड, चलो नहीं भी किया होगा तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक्चुअली कैडिया कहते हैं या नॉर्मली तो कैड भी, कैड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जनरली डिजाइन पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है लिखा हुआ है क्या, किसके लिए है,
तो कैड का जो पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है जैसे अब मुझे रूम का डिजाइन बनाना है, तो रूम का डिजाइन पहले के टाइम में आर्किटेक्चर जो है एक एक चीज बनाते थे कि भाई कैसे कितना नाप होगा क्या होगा, वो बैठ के काफी मेहनत का काम था। अब जो है कैड के सॉफ्टवेयर में आपने अपने डायमेंशंस डाले और वो बाकी चीजों के हिसाब से वो अरेंजमेंट करके तैयार कर देगा आपको, ठीक है। तो 2D मैप 3D मैप जो है वो सब कुछ बना के रेडी कर देगा। आपको चेंज वगैरह भी करके देखना है तो वो करके ज्यादा आसान होता है। साथ ही साथ अब मान लो कि आपने एक घर का डिजाइन बनाया, तो घर के डिजाइन का हर एंगल से हर तरीके से आपको अलग अलग लेवल से डिजाइन चाहिए होंगे कि अच्छा इस कैमरे को जो मैं बना रहा हूँ तो ये कैसा दिखना चाहिए, इसको कैसे मेजरमेंट होंगे। तो आपने एक बार आप एक मास्टर कॉपी उसको बता दीजिए क्या करने का है, और वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपको बता करके दे देगा, बना करके एक एक कॉपी जो है वो तैयार करके दे देगा सब कुछ। उसको उसके उसके जो डिटेल्स में क्या होना चाहिए, क्या फील करोगे, कैसे क्या होना चाहिए, किसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ठीक है। आपने उसमें इसमें भी ये भी डालोगे कि इसमें मैं जो है सीमेंट जो है 5-1 मिलाऊंगा या 8-1 मिलाऊंगा तो स्ट्रेंथ क्या बनेगी, वो भी कैलकुलेट करके आपको क्या करता है दे देता है। वो सब कुछ जो है वो तो कैड का सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं जनरली डिजाइन पर्पज के लिए, ये घर का मैंने एग्जांपल दिया, ऑब्वियसली बाइक के लिए भी यूज हो जाएगा, आपको कोई गाड़ी बनानी है तो उसके लिए भी यूज हो जाएगा। तो इन सब के लिए जो है ये कैड का सॉफ्टवेयर आपको यूज होता है, ठीक है। तो 2D 3D आज के डेट में 3D डिजाइन के लिए, पहले तो 2D, अब जो है 3D डिजाइन जो है वो सब चलता है। अब तो है डायरेक्टली लोगों ने मिला दिया है, एक तो कैड को और दूसरा जो ये आ गया 3D प्रिंटिंग आ गया है, ठीक है। दोनों सॉफ्टवेयर को मिला दो, एक बार आप चीजें डाल दो और बस निश्चिंत हो जाओ। अब जो है घर भी आपका 2 दिन में बन के तैयार। अब बड़ा घर मैं छोटा घर क्यों इमेजिन करूं, बड़ा घर इमेजिन कर लिया मैंने ठीक है, चलो। हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, SaaS, PaaS, yes. अब जो है क्लाउड टर्म भी काफी कॉमन हो गया है। क्लाउड का यूज किया आपने? हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली क्लाउड जो है क्या गया है, क्लाउड किचन बोल रहा है। अच्छा अरे वाह, सही था, सही टाइमिंग तूने दिया है। जो आपका क्लाउड है, क्लाउड का मतलब क्या है, देखो इसको एक दिन ना बड़ा एक अच्छा मतलब ऐसे बता, देखो कालिदास को भी पता था, ठीक है, कि कई बार जो है बादलों के थ्रू इंफॉर्मेशन पास कराया जा सकता है। वो जब लिखते हैं ना, वो कौन सी किताब उनकी, मेघदूतम में, ठीक है। तो मेघ को दूत बना के लेके जा रहे थे, तो देखो कई बार जो है साइंस लोग बताते बताते वो स्यूडो साइंस में घुस जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी होती है, खैर। तो उन्होंने ऐसे कहा कि देखो आज के डेट में क्लाउड यूज होता है कि नहीं सॉफ्टवेयर के रूप में, वो अलग चीज है भाई, वो नहीं है। तो वो कैसे, वो भी यही था, वही यही इमेजिन किए थे नहीं मतलब लोग जो है कई बार आप क्या करते हो कि जस्टिफाई कर देते हो, गलत कर देते हो। यहाँ पे जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है, पहली चीज क्लाउड कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं वो आपके सिस्टम, आपने उसको कहीं और, आप उसको क्या कर रहे हो, करा रहे हो कहीं और से उसको करा रहे हो, केवल स्टोर नहीं। हाँ, आप जो, हाँ पूरा रन कर सकते हो, ठीक है। आप कहने का मतलब आपके कंप्यूटर में मेमोरी कम है, आप मेमोरी हायर कर सकते हो कुछ देर के लिए। आपके पास कोई एप्लीकेशन चाहिए, आप वो एप्लीकेशन जो है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड ना करो, हायर कर लो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। पूरा जो टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का जो काम कर रहा था, हम्म जो डाउन हुई हम्म सॉफ्टवेयर ऑपरेटर, उसमें क्या था, उसका क्या हुआ? मुझे थोड़ा बहुत डिटेल, मतलब अभी इस डिटेल पे मैं पूरा अच्छे से अपडेट नहीं हूँ, ठीक है। तो लेट मी गेट इट। हाँ हाँ, जो अभी सॉफ्टवेयर डाउन हुआ था, अभी इसको लेकर मैं पूरे अच्छे से अपडेट नहीं हूँ, तो मैं अपडेट हो जाएंगे मुझे। चलो चलो, ऑब्वियसली ये तो आपको शो करती है ना, नहीं ऑब्वियसली करेंगे, तो ऐसा थोड़ी है करंट अफेयर्स में छुड़ाऊंगा थोड़ी आपको कि नहीं ये करूंगा। बट इस न्यूज को लेकर के मैं अभी थोड़ा अपडेट नहीं हूँ अच्छे से, मतलब इसके बैकग्राउंड में गया नहीं हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा कि यहाँ पे आपको तीनों चीजें मिल सकती हैं, स्टोरेज भी मिलती है। स्टोरेज का मतलब है कि जैसे आप जो गूगल के फोटो सेव करते हो, तो गूगल ड्राइव में सेव करते हो ना, तो वो क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। तो आपको आपको मिल गया क्या, स्टोरेज एज ए सर्विस मिल जाता है। दूसरा जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मिलती है, कि बहुत सी चीजें आपके पास अपने सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे
फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, तो आप फोटोशॉप जो है वर्चुअली भी क्या कर सकते हो दूसरे वेबसाइट्स के थ्रू, यू कैन डू दिस थिंग। तो आपको क्या करना है, वो एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, आपको खुद से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और ये करने की जरूरत नहीं होती है, वो सॉफ्टवेयर कहीं पे और इंस्टॉल्ड है, कहीं पे अवेलेबल है, आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। और तीसरी एक जो होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, तो वो छोटी छोटी कंपनी अपना सर्वर बनाएंगी, सब कुछ बनाएंगी, सारा स्टोरेज सिस्टम लेके आएंगी, अपना एप्लीकेशन सेट करेंगी और फिर अपना वेबसाइट रन करेंगी, तो ये नहीं बनता है उनके लिए। तो वो क्या करती हैं, कुछ कंपनीज उनको वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑफर कर देती हैं। ठीक है, कि आपका जो सारा का सारा सिस्टम है हम बना के दे देंगे, हम हैंडल करेंगे, स्टोरेज का भी हम देख लेंगे, आप बस अपना मजे करो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपका नेटफ्लिक्स वगैरह तो खैर बड़ी कंपनी हो गई, स्टार्टिंग में जो खुद कोई भी छोटी कंपनी आई, और जैसे मान लो कि एमएक्स प्लेयर ही मान लो, ठीक है, नहीं एमएक्स प्लेयर नहीं हो जाएगा, एमएक्स प्लेयर तो दूसरा दूसरा केस है। कोचिंग की ही बात कर लेते हैं, कोचिंग क्या वेबसाइट बनाना है, सब कुछ चलाना है, ठीक है, तो सब कुछ चलाना है तो आप खुद से करेंगे, सब कुछ बहुत मुश्किल है। तो फिर इन्होंने क्या किया, क्लास प्लस ऐप को हायर किया, उसके थ्रू कहा कि भाई आप मेरा सब कुछ करा दो और मेरा प्लेटफॉर्म जो है आप लेके चलाओ। तो क्लास प्लस ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, आप उसके थ्रू क्लासेस वगैरह जो है आप कराते रहिए। ठीक है, आपने अपने अपना वेबसाइट बनाया, वेबसाइट को कहीं ना कहीं सर्वर पे आपने होस्ट करा होगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। तो दीज आर नोन एज द प्लेटफॉर्म सर्विस। ये सारी की सारी किसके थ्रू होती है, दिस ऑल हैपेंस थ्रू द क्लाउड। ठीक है, तो क्लाउड सर्विसेज इस तरीके से आपको चलते हैं। बहुत सारी कंपनी आज की डेट में तो क्लाउड का ही क्षेत्र है जहां पे मारामारी हुई थी कुछ दिनों तक। ठीक है, तो जैसे अमेजन क्लाउड सर्विस, एसीएस खूब चला, एडब्ल्यूएस भी, अमेजन वेब सर्विसेज चला, एडब्ल्यूएस चला। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज में है इसमें आपको चली। Arrange the following units of measure for digital information. Six to one. B या C? 6 to 1 354। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट परेशान ना हो जाना, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन में ज्यादा गलतियां होती हैं। कई बार एग्जाम में प्रेशर में ना, एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आपको परेशान करते हैं। तो इतना ही था आज के लिए, बाकी इसके आगे का जो है हम लोग देखेंगे, सॉफ्टवेयर वाला जो है नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, और अगर किसी को कोई सवाल है, कोई आज हल्का ही करा रहा हूँ क्योंकि अभी जो है नहीं, अरे मैं क्योंकि मेरा बोलते बोलते जो है ना, यूट्यूब वाले में 1 घंटे में लगातार रिकॉर्ड करने में ये हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई सवाल वगैरह है तो आई विल टेक दोज। हाँ जी, अच्छा, इसमें क्वेश्चंस की हम बात करें तो क्या क्या हमने कर लिया है क्वेश्चंस में, मतलब किस किस चैप्टर्स को हमने डील कर लिया है, इस वाले बैच की हम बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं कंप्यूटर में नहीं, इस बैच में साइंस में हम किस किस चीज के क्वेश्चंस हमने देख लिए। इसके बाद साइंस से स्टार्ट होगा और सब इसके बाद मटेरियल साइंस होगा और सब सारा हो गया है। ओके ओके, ठीक है, नहीं एक आइडिया मुझे भी होना चाहिए कि कितना, नहीं यहाँ पे क्वेश्चंस में फायदा हो जाता है, क्वेश्चंस में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ऐड हो जाता है। कई बार पढ़ाते हुए सब चीजें जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह पे लाके फोकस करा सको, वो रैंडम टॉपिक्स का देखता हूँ, वो तो चल ही रहा है, वो तो आपका चलते रहेगा। ये क्वेश्चंस मैं नहीं बनाता हूँ एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं, मुझे क्वेश्चन मिलती हैं, आधे घंटे पहले दे देते हैं कि सर ये क्वेश्चन लेके जाओ, आपको क्या आधे घंटे, कभी 1 घंटे भी, कभी पहले भी मिल जाता है, कभी लेट भी एकदम। हाँ जी, हाँ, तो उस हिसाब से मैं ये कर लेता हूँ आपको। तो हाँ, डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी चीजें हो जाती है। तो इसका देखो, इसका पर्पस 2 चीजें फुलफिल जाती है। एक तो अगर मैं खुद भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहां पे आपको बैचनेस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं क्वेश्चन वही बना के दूंगा, लिमिटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या फायदा होता है, कोई थर्ड पर्सन अगर क्वेश्चन बना के दे रहा है तो वो अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लगेगा
वो उसको भी कवर करके डालेगा, वो भी चीज आपकी क्या होगी यहाँ पे कवर होगी। तो यहाँ पे आपका बाउंड्री जो है वो बढ़ जाता है। तो मेरा ये जरूर मानना है कि टेस्ट पेपर और क्लास लेक्चर दोनों हमेशा एक इंसान को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एसएससी में देखिए सर सबका अलग कर दिया इस बार डिपार्टमेंट में। हाँ सबका अलग कर दिया, पहले से टीसीएस था, इस बार तीन डिपार्टमेंट बना दिया। अच्छा, नहीं ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये चीजें अब जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर सिस्टम, मान लो कि कंप्यूटर में बेसिक वाली चीजें आपकी तो हो गई कि अच्छा बिट क्या है, बाइट क्या है, स्टोरेज सिस्टम क्या है, प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। अब मैं कम से कम अपना टाइम क्लास में यहाँ पे खर्च नहीं करने वाला, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक वाले पोर्शन में, तो मैं अपना टाइम इनमें खर्च नहीं करूंगा कि अच्छा कैड का फुल फॉर्म तो मैं याद करा रहा हूँ, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज करा रहा हूँ, सेकेंडरी स्टोरेज, वहां पे मैं सीधा नहीं लेकर, वहां पे मैं सीधा तुम्हें लेकर पढ़ूंगा सीधे हायर लेवल पे कि भाई क्या क्या डेवलपमेंट हुई है रिसेंट में, कंप्यूटर के फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुई है, कंप्यूटर के फील्ड में लेकर के क्या कुछ नए टर्म्स जो हैं वो क्या चल रहे हैं, कुछ चर्चा जो है वो क्या चल रहा है। तो वहां पे मैं चर्चा करूंगा तो क्वांटम कंप्यूटिंग की चर्चा करूंगा, वो चर्चा डेफिनेटली करूंगा, ना कि मैं इसी करूंगा। वहां पे चर्चा करूंगा भाई बायोलॉजिकल कंप्यूटर का क्या चल रहा है, ठीक है। वहां पे ह्यूमन और जो कंप्यूटर है, मशीन एंड ह्यूमन इंटीग्रेशन को लेकर के क्या चर्चा चल रही है, तो वी विल गो इनटू दोस सेक्शंस, ठीक है। तो ये इसका ये फायदा भी होता है कि मुझे बेसिक्स नहीं उठाना पड़ता, एक एक चीज जो है बेसिक से डील करते हैं, और वो अब बेसिक से क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अब वो जमाना गया कि वो पूछते थे कि अच्छा बताओ ये क्या था, ठीक है, रैम का फुल फॉर्म बताओ, वो जमाना जो है वो निकल चुका है, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं यहाँ पे। क्या बैठा हुआ है भाई? तो बैठने दो, उससे तुम्हें क्या हो रहा है?